हेलो व्यूअर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हालांकि देखा जाए इक्वेशंस के चैप्टर जो हैं आपके 9th क्लास में भी आए थे और अब 10th क्लास में भी ये रिपीट हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं लीनियर इक्वेशंस जो हैं होती क्या हैं। कुछ बेसिक बातों को जान लेने के बाद बड़े अच्छे से हम आने वाली एक्सरसाइजेस को कर पाएंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं लीनियर इक्वेशन होती क्या है। एनी पैटर्न ऑफ नंबर्स दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट एवरी स्टेप। तो देख लीजिए कोई भी ऐसा पैटर्न नंबर्स का जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट से एवरी स्टेप पर। एग्जाम्पल भी साथ में दिया गया और अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहां पर 3 तरह की मैंने इक्वेशन ली है। यहीं पर बताने की कोशिश करी है मैंने कि किस किस तरीके से लीनियर इक्वेशन को हम समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जहां पर भी हमारे वेरिएबल्स 2 चल रहे होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर y है, x है, तो इन्हें जो बोला जाएगा इन्हें 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन बोला जाएगा। और जिस भी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल चल रहा है, मान लीजिए y की जगह यहां 7 होता, इज इक्वल टू 2x प्लस 1 होता, मीन्स 7 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसे हम 1 वेरिएबल की इक्वेशन बोलेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि चैप्टर आपका 2 वेरिएबल्स का है तो एग्जांपल मैंने वही वाले लिए हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। x का जो भी आपको कोफिशिएंट दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं स्लोप। जो चीज मैंने अभी आपको बताई लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन जो बताई उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यहां पर जो 2 होगा वो होगा स्लोप। सेकंड वाली इक्वेशन में आप देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू -3x है, तो x का जो कोफिशिएंट हुआ वो क्या है -3, यहां पर ये भी स्लोप होगा। और अगर आप देख पा रहे हैं 2x प्लस 1 साथ में कोई कांस्टेंट टर्म दी हुई है, इसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। आप देख सकते हैं ये +1 जो है इसे y इंटरसेप्ट बोला जाएगा। नीचे भी मैंने लिख करके दिखाया है जो हमने थर्ड इक्वेशन इसका एग्जाम्पल लिया है 2/3x माइनस 6, ये होगा y इंटरसेप्ट। ठीक है, यहां से हमें बड़े अच्छे से ये समझ आया कि लीनियर इक्वेशन है क्या, कि कोई भी ऐसे पैटर्न नंबर्स के जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं सेम अमाउंट से एवरी स्टेप पर। ठीक है, आइए अब हम इसको और डेप्थ में जाकर के समझते हैं। तो देखिए इसी स्लोप और y इंटरसेप्ट को समझने के लिए और लीनियर इक्वेशन की वही जो अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई उसी को समझने के लिए एक एग्जांपल भी यहां पर लिया है मैंने। फादर है, फादर का बेटा जो हुआ वो हुआ राम। राम के बारे में क्या बताया गया है कि फादर ने राम को एक गाड़ी जो है वो लेकर के दी, जो कि एक ओल्ड कार है। राम का जो बर्थडे था वो 16th बर्थडे था और जो गाड़ी थी वो गाड़ी पहले से जो चली हुई थी वो चली हुई थी 27,000 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, फादर का जो बेटा है वो है राम। राम के 16th बर्थडे पर, यानी कि जब राम की एज जो है 16 ईयर हो चुकी थी, तो फादर ने अपने बेटे को एक ओल्ड कार लेकर के दी जो कि पहले से यूज्ड थी 27 किलोमीटर से, 27,000 किलोमीटर से। ये पहले इतनी गाड़ी चली हुई थी। अब जब ये गाड़ी राम ने ली तो राम ने इसका यूज कुछ इस तरीके से किया कि उसने हर साल 12,000 किलोमीटर इसको चलाया। तो अब ध्यान से देखिए, इसी से ही अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन क्रिएट करता हूं 2 वेरिएबल्स की, तो वो किस तरीके से क्रिएट होगी। ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू 12,000 x प्लस 27,000। ये जो 27,000 हुआ ये हुआ y इंटरसेप्ट, मीन्स ये था ऑलरेडी यूज्ड जो आपको पहले से दिया हुआ था। और यहां पर x के साथ लिखा हुआ है 12,000 जिसे मैंने स्लोप नेम दिया है। इसका मतलब ये हुआ
कि हर साल जो है वो 12,000 इंक्रीज होता चला जाएगा। अब देखिए इसी का ही आपको मैं रिएक्शन दिखाता हूं, इसी इक्वेशन का रिएक्शन क्या होने वाला है। ये देखिए फर्स्ट ईयर क्या हुआ, फर्स्ट ईयर था, अब इसी चीज को ही मैं आगे लेकर के दिखा रहा हूं। देखिए फर्स्ट ईयर हुआ ये कि y इक्वल्स टू 12,000, फर्स्ट ईयर है इसलिए मल्टीप्लाई मैंने किया 1, x के प्लेस पर यहां पर लगाया 1 प्लस 27,000 मीन्स 12,000 प्लस 27,000 y इज इक्वल टू 39,000। इससे हमें यह सीखने को मिला कि आफ्टर द फर्स्ट ईयर की जो गाड़ी चल चुकी होगी वो कितनी चल चुकी होगी, 39,000। इसी तरीके से समझिए सेकेंड ईयर में क्या हुआ, y इक्वल्स टू 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स सेकेंड ईयर था तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, x के प्लेस पर 2 लगाया प्लस 27,000। तो 12,000 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ये आया 24,000, 24,000 में जब हमने 27,000 ऐड किया तो ये आया 51,000। मीन्स जब राम ने गाड़ी खरीदी और उसको 2 साल तक यूज किया, 2 इयर्स तक उसका यूज किया, तो 2 इयर्स के बाद वो गाड़ी कितनी चल चुकी थी, 51,000। अब ऐसी थर्ड ईयर में अगर हम देखें तो यहां पर हमने किया क्या, 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, टोटल करा तो यहां पर क्या नीचे निकल करके आया 63,000। मीन्स जब राम ने गाड़ी ली तो उससे पहले वो 27,000 चली हुई थी और 3 साल के बाद अगर हम देखें तो वो कितना चल चुकी थी, 63,000। तो इसलिए हमें जो है रिक्वायरमेंट होती है इक्वेशंस की ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए जहां से हम एग्जैक्टली पता लगा पाते हैं कि वैल्यू क्या आई। जैसे हमने यहां पर अभी पता लगाया कि 1 साल बाद 39,000 बनी, 2 साल बाद जो है 51 किलोमीटर वो चल चुकी थी गाड़ी और 3 साल के बाद 63,000 चल चुकी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इन्हीं एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि लीनियर इक्वेशन है क्या और लीनियर इक्वेशन की जरूरत हमें कैसे कैसे होती है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब आने वाले स्टेप्स में हम ये जानेंगे कि इक्वेशंस 9th क्लास तक भी आपने किस तरीके से डील करी है, और जो चैप्टर का नेम अब हम कर रहे हैं यानी कि 10th चैप्टर जो हम कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स इक्वेशन का, उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा और उनकी रिक्वायरमेंट असल में होती क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 अननोन 1 इक्वेशन मींस हुआ क्या कि जब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन हो जो कि 1 वेरिएबल होती है, जैसे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल करके आ जाती है, इसे बोलते हैं 1 अननोन 1 इक्वेशन। मींस यहां पे x ही एक ऐसा वेरिएबल था जो 1 अननोन था, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वो आपने इजीली निकाल दी। जस्ट आपने कुछ नहीं किया, जो आइटम्स एक तरफ जा सकती थी, जो कांस्टेंट टर्म थी एक तरफ जा सकती थी, आपने इजीली वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकंड स्टेप में देखिए 2 अननोन 1 इक्वेशन। अब हम यहां पर देख पाते हैं कि यहां पर 2 वेरिएबल्स की हमें इक्वेशन दी हुई है, यानी कि 2 अननोन है। यहां पर हमें x की वैल्यू भी नहीं पता, हमें y की वैल्यू भी नहीं पता। अब x और y की वैल्यू किस किस तरीके से निकल सकती है, ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे x की वैल्यू पता है, जैसे कि मैंने यहां पर पॉसिबिलिटीज बना करके दिखाई है, अगर मुझे x की वैल्यू पता है, मान करके चलिए कि अगर x की वैल्यू 1 है तो आप इजीली बता पाओगे कि y की वैल्यू 9 होगी। 1 उधर चला गया 10 के पास और माइनस होकर के वैल्यू कितनी आ गई, 9। और इसी तरह अगर y की वैल्यू पता होती तो हम x की भी निकाल सकते थे। तो यहां पर तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किसी एक की अगर आपको वैल्यू गिवन है ना तो आप दूसरे की वैल्यू इजीली निकाल पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं 2 अननोन 1 इक्वेशन। अब देखिए जो आपका आने वाला चैप्टर है जहां पर आपने बेसिक डीलिंग करनी है वो इस थर्ड पॉइंट की करनी है, तो आप ध्यान से समझिएगा। 2 अननोन देन शुड बी 2 इक्वेशन। अब आपको ये चीज समझनी है कि जब हमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन दी हो, ठीक हमें जैसे यहां पर भी दी हुई थी, अब यहां पर तो हमने ये चीज सीखी थी ना कि हमें अगर x की वैल्यू दी हुई होगी तो हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब यहां पर क्या चीज सीखनी है हमें कि अगर हमें x और y दोनों की ही वैल्यूज ना दी हुई हो, ठीक है, तो आपने x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहां पर पहले इसी चीज का मैंने एक एग्जांपल लेकर के दिखाया है कि मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन हो सकती है मान लो आपके पास हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने ये सीखा कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल गिवन है तो आप इजीली उसकी वैल्यू निकाल लेते हो।
अगर आपके पास टू वेरिएबल की इक्वेशन है तो इसके लिए ये चीज जरूरी है कि आपको या तो x की वैल्यू दी हुई हो तब आप y की भी निकाल सकते हो, या फिर y की वैल्यू दी हुई हो तो आप x की भी निकाल सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे मैंने यहां पर बताया कि अगर आपकी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 9 होगी। ठीक है ना, कुछ नहीं किया, बस इस वाली इक्वेशन को उठा करके यहां रखा और x की वैल्यू पुट करके दिखाया था। अब थर्ड पॉइंट में हमने बेसिकली ये चीज सीखी कि जब हमें टू अननोन दिए हुए हों और x और y की कोई भी वैल्यू ना दी हुई हो तो ये जरूरी हो जाता है हमें दो इक्वेशन वहां पर दी हुई हों। टू इक्वेशंस को ही सॉल्व करके आप x और y की एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखिए व्यूअर्स, अब हम सीखेंगे जो हमारी लीनियर इक्वेशन होंगी टू वेरिएबल्स की, जो कि हमने टू वेरिएबल्स में हमने टू इक्वेशंस को स्टडी करना है अब इस चैप्टर में। तो यहां मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताने जा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। ध्यान रखिए, जो पहली इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन जैसे कि मैं आपको बता दूं, साथ साथ इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे भी लेकर के दिखाया है। लेट कीजिए 2x + 3y = 7 आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां पर ये जो x का कोफिशिएंट होगा इसे बोलेंगे a1, जो कि मैंने यहां पर भी लिख करके दिखाया है, a1x + b1y = c1। ठीक उसी तरीके से y का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, b1। यहां पर भी लिख करके दिखाया हुआ है, b1y = c1 का मतलब यहां पर कांस्टेंट टर्म से है, ये 7 एज इट इज यहां आ गया, c1 हो गया। ऐसे ही अगर हमने a2 बुलाना है, a2 हम किसको बुलाएंगे, सेकंड इक्वेशन में x का जो कुछ भी हमें क्या दे रखा हो, कोफिशिएंट दे रखा हो। यहाँ पे 9 है तो a2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। b2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। c2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर लेने से पहले। ठीक है, एक दो छोटे छोटे पॉइंट और आने वाले हैं, उनको स्टडी करते हुए फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, जो हमारी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन आने वाली हैं उन्हें हम बेसिकली दो तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। रिप्रेजेंट टू वेरिएबल इक्वेशन, एक होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, कि आप ग्राफ के जरिए उसको प्रेजेंट करके दिखाओ बेसिकली x और y की वैल्यूज को, कि x और y की वैल्यूज क्या निकलने वाली हैं। और दूसरा जो तरीका आ जाता है वो आ जाता है एल्जेब्रिकली इंटरप्रिटेशन उसे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके रहेंगे, दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। आइए अब हम चलते हैं आगे। चलिए व्यूअर्स देखिए, अब एक टेबल के जरिए थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर के हमने समझना है कि जो मैंने अभी अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी और एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन बताई थी, वहां इनकी किस किस तरीके से नेमिंग रहती है और किस तरीके से इनको डील किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको एक टेबल जो क्रिएट करके दिखाई है, मैं सबसे पहले लिख दूं, यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर पेयर ऑफ लाइंस हैं, यहाँ पर a1 a2 b1 b2 लिखा हुआ है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। उसके बाद कंपेयर करी हुई है रेशो, और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फिर एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए यहां पर मैंने अपनी तरफ से ही एग्जाम्पल जो लिए हैं टू इक्वेशन के, आप देख पा रहे हैं, x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको जो मैंने अभी चीज बताई थी 2 मिनट पहले, उसी चीज का यूज हमने यहां पर करना है। x का अगर मैं कोफिशिएंट देखना चाहता हूं, वो कोफिशिएंट क्या बनेगा, वो होगा 1, क्योंकि हम जानते हैं जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ, 1। और नीचे वाली इक्वेशन यानी कि सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट हुआ वो क्या हुआ, 3। यानी कि अगर मैं आपको कहूं a1/a2 मुझे बताइएगा क्या है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे, 1/3। ठीक है व्यूअर्स, आगे देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं मुझे b1 और b2 की वैल्यू चाहिए, मींस b1/b2 रखना है, क्योंकि ये टेबल में हमने सीखना ही यही है। तो ध्यान से देखते जाइएगा, b1/b2 अगर मैं आपको बोलता हूं तो आप उसका पता कैसे लगाओगे, y का जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट -2 है और नीचे वाले y का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो आप इसे लिख करके कैसे बताएंगे, b1/b2 को -2/4। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं c1/c2 की। c1/c2 के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास, तो देखिए व्यूअर्स, अगर मुझे c1/c2 जानना हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपने बेसिकली करना क्या है, यहां पर जो कुछ भी आपको टर्म दे रखी है, आप देख पा रहे हैं = यहां पर 0 है, जबकि यहां पर अब आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट टर्म किधर दे रखी है, आपको इस तरफ दे रखी है। ठीक है, अगर आप इस टर्म को उधर भी ले जाएंगे तभी इसे हम c1/c2 बोलेंगे ना, तो आप इसको इस तरीके से लिख करके दिखाएं, इसे प्लस का ही लिख करके दिखाएं। ठीक है, क्योंकि c1 c2 = के इस तरफ पड़ा होता है ना,
ठीक है। तो अब देखिए यहां पे आपके पास कंडीशन क्या है बेसिकली, जो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं पहले पॉइंट में। यहां पे आपके पास a1/a2 यही आया था, ये देख पा रहे हैं, ये लाइन a1/a2 की है ना, तो a1/a2 ये आया था और b1/b2 ये आया था। अब हम देख सकते हैं 1/3 नॉट इक्वल्स टू -2/4। a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो आप इसको लिख करके किस तरीके से दिखाएंगे, इस रेशो को इस तरीके से लिख करके दिखाएंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। और जब a1/a2 इक्वल नहीं होता b1/b2 के, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का लॉजिक क्या है, ये भी मैं आपको बहुत जल्द क्लियर करने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप इसे इस तरीके से ही समझिए। और अगर हम एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं तब हम क्या बोलते हैं, इसे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर आप इसको कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये देखिए, अब सेकंड जो सिचुएशन दी है यहां पर भी मैंने आपको, अब देखिए सेकंड इक्वेशन जो हमने लिए हैं यहां पर, एग्जांपल 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, जो कुछ भी आपके पास कांस्टेंट टर्म हो, आप ऐसा कीजिएगा, आप इसे सबसे पहले उधर ले जाएं, 0 के पास ले जाएं, तो आपको समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा इस चीज को। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं हमारा a1/a2 क्या बनता है, वो बनेगा 2/4, यहां पर लिखा। b1/b2 हमारा क्या बनेगा, 3/6, 3/6 यहां लिखा। और c1/c2, ध्यान रखिए जब आप -9 को वहां ले जाएंगे +9 हो जाएगा, -18 को वहां ले जाएंगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा, मींस 9/18 हो गया ना। अब देखिए यहां पे आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, यहां पर भी वही चीज ही बन जाती है, तो आप इसको वैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9/18 ही लिखें आप इसको। अब देखिए व्यूअर्स, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2/4, 3/6 और यहां पर क्या है 9/18। हम यहां पर देख पा रहे हैं, अगर हम इसकी रेशियो कहीं ना कहीं निकालते हैं, ये कैंसिल भी हो रहे हैं, 2 1 2 एंड 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 9 1 9, 9 2 18, यानी कि सभी एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, 1/2, 1/2, 1/2। तो आप इस सिचुएशन को लिखिएगा कैसे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है। और साथ साथ ध्यान रखिए, अगर हम एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर व्यूअर्स। आइए अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। अब आप यहां देख पा रहे हैं हमारा a1/a2 क्या बनेगा, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हुआ, तो ये हुआ 1/2, ये हुआ 2/4 और ये हुआ -4/12। अब हम यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर भी असल में ये कैंसिल हो रहे हैं सेम टेबल पर, 2 1 2 एंड 2 2 4, यानी कि 1/2 और 1/2 यहां पर भी आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल करें तो 4 1 4 एंड 4 3 12। यहां से हमें ये चीज समझ आ रही है कि इन दोनों की रेशियो तो इक्वल आ जाएगी, यहां पर 1/2 है और कैंसिल करके यहां पर भी 1/2 आ जाएगा, a1/a2, b1/b2 एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। बट जो b1/b2 आया वो इक्वल नहीं होगा हमारा c1/c2 के। आप देख पा रहे हैं = के साइन पर मैंने यहां पर कैंसिल डाला हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम नेम देते हैं पैरेलल लाइंस, और अगर हम एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम ऐसी सिचुएशन को नेम देते हैं नो सॉल्यूशन। और ये रहता क्यों है, मैंने जैसे अभी आपको बताया, आने वाले स्टेप्स में आपको वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। आइए अब हम जान लेते हैं सबसे पहले ग्राफिकल जब हम इंटरप्रिटेशन करें और उसके ठीक बाद जैसे एल्जेब्रिकल इंटरप्रिटेशन करें, उसका लॉजिक क्या होता है। देखिए जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जाएंगे ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ये पाएंगे, जो आपके पास सबसे पहले वाला पॉइंट था, मींस a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, वो आपकी सिचुएशन हमेशा इस तरीके से क्रिएट करेगा। मींस कहीं ना कहीं जो भी आपकी इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉटिंग होगी, ग्राफ्स बनेंगे, वो आपस में एक दूसरे को काटती हुई जाएंगी लाइंस। और अगर हम सेकंड वाले पॉइंट के बारे में बात करें, सेकंड वाला पॉइंट क्या था, a1/a2, b1/b2, c1/c2, जहां तीनों एक दूसरे के इक्वल थे, तो यहां पर आने वाली जो दोनों इक्वेशन होंगी उनकी लाइन जो बनेगी ग्राफ पर, वो एक ही लाइन बनेगी। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे, जो उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो एक ही पॉइंट, वो एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है। ठीक इसी तरीके जो हमने थर्ड पॉइंट किया था पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट में क्या था, a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ऐसी सिचुएशन में दोनों इक्वेशन की जो लाइन बनेगी, उनके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, वो दो ऐसी लाइन क्रिएट करेंगे जो कि पैरेलल होगी।
आने वाले क्वेश्चंस में आपको बड़े अच्छे से ये क्लियर होने वाला है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। यही जो मैंने आपको लॉजिक बताए ये आपके पूरे चैप्टर में बड़े अच्छे से काम आने वाले हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1।